नेशनल इंटरनेशनल इवेंट है राजस्थान के इंटरेस्ट के अंदर। राजस्थान की इमेज जो है इन्वेस्ट फ्रेंडली कैसे बने, मुख्य उद्देश्य ये भी है। हम कोशिश करेंगे, हमने जो एडवांस प्लानिंग करी है जिसका मैंने कहा कमिटेड और डिलीवर्ड हो चुका है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये मैसेज जाएगा, ये माहौल बनेगा, उसका लाभ आने वाले वक्त में राजस्थान के लोगों को मिलेगा। जो समिट राजस्थान होगा एक सक्सेसफुल होगा, धरा पर उतरेगा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो सपना है, जो युवा को रोजगार देने का सपना है, वो साकार होने जा रहा है। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे इन्वेस्ट राजस्थान की। जो समिट हो रहा है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जब भी कभी किसी भी स्टेट में इस तरह का समिट होता है या अगर हमारे यूनियन गवर्नमेंट अगर कुछ कराती है तो निवेशकों की ओर ध्यान जाता है। हर प्रदेश का ये भी है कि किस तरह के इन्वेस्टर्स वहां पे आ रहे हैं, क्या हमारे यहाँ खामी रही है जो दूसरों के यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी उनको मिल पा रही है। तो मुझे लगता है कि स्टेट्स भी इसको लेकर के एक्सरसाइज करते हैं। तो हम बात करेंगे अब समिट 2022 और राजस्थान के निवेश के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। और प्लेटफॉर्म को लेके अभी तक की अगर हम बात करें तो किसी भी स्टेट में 20% के आसपास का आंकड़ा टोटल एमओयूज का जो होता है वह भी बामुश्किल पहुंच पाता है। तो 100% की तो आप श्योरिटी छोड़ ही दीजिए। खैर, सरकारें भी कोशिश करती हैं अपनी ओर से, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात होती है कि उस प्रदेश के लिए, उस सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होती है और प्रदेश की जनता के लिए एक रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त पंकज गुप्ता जी 40 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से CL यादव साहब है, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब है। सभी का स्वागत है। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये समिट इस तरह के जो होते हैं, राजस्थान में पहला समिट नहीं है, लेकिन सरकार का यह दावा है कि अब तक जो समिट हुए हैं कहीं पे भी उनसे बेहतर और डिफरेंट नेचर का समिट होगा। उसकी वजह यह है कि हमने MOU वगैरह सब चीज पहले करवाई है और कई योजना ऐसी हैं कि उनका शिलान्यास या उनका उद्घाटन करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब से हमारी कोशिश चल रही है। ये मुख्यमंत्री जी का दावा था। तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के विकास में इस समिट से 4 चांद लगेंगे। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से अगर यहाँ पे कोई विकास के काम होते हैं या इंडस्ट्रीज आती है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी राजस्थान के अंदर एक अस्थिरता चल रही है। अभी यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, जो अत्याचार है, उससे एक राजस्थान में बहका वातावरण बना हुआ है। आज राजस्थान के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोचता है कि यहाँ पे स्थिरता है नहीं है, क्योंकि आज कांग्रेस के अंदर जिस तरह का झगड़ा हो रहा है, जिस तरह का आपस में खींचातानी हो रही है, तो उसमें एक अविश्वास, एक जो बिजनेसमैन होता है या इन्वेस्टर होता है उसको एक विश्वास की भावना होती है। दूसरा, राजस्थान के अंदर आज क्या महंगी बिजली है, महंगा पानी है और इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा है। आज लैंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको लैंड की भी जरूरत होती है, तो लैंड का जो यहाँ पे उसको लैंड अलॉटमेंट करने के बजाय उसको ऑक्शन में दी जाती है, तो जो वो पैसा लगा रहा है वो उसके लैंड के इन्वेस्टमेंट में चल जाता है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। 10,44,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन वो धरातल पर इसलिए नहीं उतरेंगे क्योंकि यहाँ की जो अफसरशाही है वो बहुत ज्यादा हावी है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी बार बार रेगुलर कह रहे हैं कि पट्टे वितरण की एक उदाहरण, क्योंकि इससे संबंधित नहीं है, लेकिन मैं एक पट्टे वितरण की कि मुख्यमंत्री जी रोज कहते रहते हैं कि भाई हम जो नगर निगम के क्षेत्र में है या नगर पालिका के क्षेत्र में है और पट्टे वितरण करने, लेकिन वो समय पे पट्टे वितरण नहीं हो पा रहे। तो पट्टे वितरण नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब है कि आज मंत्रियों का अफसरशाही के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर अफसरशाही के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और जो 10,44,000 करोड़ है उसमें से मैक्सिमम तो पावर और एनर्जी से है, और पावर और एनर्जी में कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा? अडानी और अंबानी। अडानी और अंबानी कौन है? जिनको राहुल गांधी जी आए दिन गालियां बकते रहते हैं कि साहब पूरा देश अडानी अंबानी पे चल रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अडानी तो अंबानी नहीं आ रहे। इन्होंने जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर अडानी और अंबानी सभी का नाम दिया है। तो हम तो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो लिस्ट बनाई है अडानी का है। अडानी को ये तो रोज डेली गाली बकते हैं, अडानी को ये रोज डेली गाली बकते हैं, तो क्या इनका गाली बकना बंद हो जाएगा? जब हिंदुस्तान में किसी भी कोने में अगर अडानी इन्वेस्टमेंट करता तो ये तारीफ की बात है ना, तो क्यों कांग्रेस उसका विरोध करती है अगर दूसरी जगह है? तो आज अगर इंडिया राजस्थान में आ रही तो आज से गाली देना बंद करे कांग्रेस। मैं जवाब दिलवाता हूं। मैं
सीएल यादव साहब बड़े बेचैन हैं। आपने जो तीखे तीर चलाए उनका जवाब वो ही देंगे क्योंकि सरकार पे अटैक किया आपने सुना सीएल यादव साहब कि इन्वेस्टमेंट आता है तो स्वागत है बीजेपी का, लेकिन जो सिस्टम हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का और जो राइडर्स लगे हुए हैं, हर्डल्स जो पैदा होती हैं एक व्यापारी के लिए, उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए साहब, जिस हिसाब से भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं वो उनकी बौखलाहट सीधी सीधी दिखा रही है। क्योंकि आज जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है कल से 2 दिन की होगी, 7 और 8 उसमें 2 दिन 7 और 8 का तारीख को जो होगी उसमें 10 लाख 44,00,000 करोड़ के MOU LOA हो चुके हैं। 520 प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। 1160 प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन इन प्रोसेस है, यानी कि 1680 प्रोजेक्ट इन इम्प्लीमेंटेशन है जिनका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है। 40% के आसपास जो प्रोजेक्ट्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन अमाउंट वाइज बात करें तो हो चुका है। यदि 2018 के बाद में जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से राजस्थान की यदि डेवलपमेंट की बात करें तो आपके सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि कहाँ क्या नीतियां हैं सरकार की, कहाँ क्या नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने क्लियर बोला हुआ है कि कोई भी पॉलिसी जो प्रदेश के विकास के लिए है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी, चाहे वो पहले की सरकार के द्वारा लाई गई हो या इस सरकार ने लागू की है। हमारे ऐसा नहीं है कि इनके समय में ERCP की DPR बनती है और उसको इन्हीं की सरकार बदलती है, इन्हीं के मंत्री कहते हैं कि नहीं ये तो गलत है, और इन्हीं के मंत्रालय की जल संसाधन मंत्रालय की जो कंपनी है वो कहती है कि नहीं DPR तो सही है। आप इनकी नीति और नियत दोनों में खोट है, इसलिए इनकी जो बातें हैं ये बौखलाहट है। वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है, आपके सामने है। अब तो कहाँ इतनी बिल्लियां, अब तो बिल्लियां भी नहीं खिसकाती हैं और खंबे भी नहीं। विकास के रास्ते पे चल रहा है, विकास के रास्ते पे चल रहा है प्रदेश। ये बौखलाहट है, विकास का इंतजार कर रहा है राजस्थान। हमारा कमिटमेंट है, झगड़े चल रहे थे आपके, उन हमारी झगड़ों को डिलीवरी बंद का करो। कमिटमेंट है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा जब से इन्वेस्टमेंट समिट 2021 में होनी थी, ये समिट ड्यू टू कोरोना ये 2022 में करनी पड़ी। हमारी पॉलिसीज पूरी आपके सामने है। रिप्स 2019, आपकी एनर्जी पॉलिसी 2019, आपके पास विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019, MSME पॉलिसी 2019 जी 2022 में उससे वापस अमेंडमेंट किया यानी कि अब सीधा सीधा आप कह रहे हैं कि विकास के रास्ते पे चल रहे हैं। सारे प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, व्यापारी को खुद को देखना है। अगर राजस्थान आए तो उन्हें बेहतर तालमेल मिल सकता है यहाँ पे। मैं चलिए पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा जी। समिट को लेकर व्यापारियों में कितना उत्साह है? सरकार का तो यह दावा है कि तमाम फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं एक इन्वेस्टर को, उसके लिए पलक पावड़े बिछा के तो रखते ही हैं। वेलकम तो हमारा एक संस्कार है ही, उसके अलावा जो व्यापारी को चाहिए वो तमाम चीजें हमने दी है। MSME के लिए 3 साल के लिए हमने फ्री चेकिंग, वो एक जो स्कीम दिए वो दिए, सारी चीजें दी हुई हैं। दूसरे प्रतिपक्ष का अपना एक आरोप है, वेलकम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आता है तो, लेकिन कुछ सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन व्यापारियों में क्या स्थिति है अभी? देखिए सर, व्यापारी का अगर मैं व्यापार के नज़रिए से देखूं तो कोई भी डेवलपमेंट होता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट हो या व्यापारिक रूप से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है तो पूरे व्यापार पे उसका असर होता है। कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो छोटे छोटे बहुत से लघु उद्योगों को, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को और बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन आज एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि स्थानीय व्यापारी जितने भी हैं राजस्थान में, बहुत बड़े व्यापारी भी हैं, उनको कोई इनविटेशन नहीं दिया। आज भी मैं फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज से हूँ, सेक्रेटरी हूँ आज। तो आज भी हम लोगों ने सरकार से सीधा एक सवाल उठाया कि क्यों हम लोगों को आज कोई प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई, हमें कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया, तो स्थानीय व्यापारी अपेक्षित क्यों? अच्छा, बात अगर अलग अलग सेक्टर्स में MOU और LOI की हो रही है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन ये भी उठता है। मैं मानता हूँ कि चलिए कोरोना की वजह से 2019 के बाद में आप 2022 को करने को विवश हुए, लेकिन क्या 2022 में अपने कार्यकाल के अंतिम ईयर में, अब मुझे पता है 100% अभी सर बोलेंगे चौधरी साहब की वही, लेकिन फिर भी वही बात आती है कि 2022 में जब लास्ट अंतिम कार्यकाल है तो उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी जो नीड इंडस्ट्री को होगी, जब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्या वो इंडस्ट्री जो आज इन्वेस्टमेंट करेगी, कितना ही 1000 करोड़ 100 करोड़ कितना भी इन्वेस्टमेंट करेगी, तो क्या वो अपेक्षित लाभ ले पाएगी? आज विंड एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी की बात करें, आपने काफ़ी बड़े बड़े MOU किए हैं।
तो उनमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा तो आप उन सब चीज़ों के अगला बजट तो जो होगा वो एक सांकेतिक बजट होगा, उस बजट में भी आप क्या प्रावधान करके किस तरह से उसको डिज़ाइन करेंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है। फिर दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि आज की तारीख में पिछले 4 सालों के अंदर आप जितनी भी पॉलिसी लाए तो उन पॉलिसीज़ के साथ में ही आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं डेवलप किया। बहुत सी चीज़ें आज भी अपेक्षित हैं। राजस्थान आज भी स्थानीय व्यापारियों के अंदर एक रोज है, इस अपेक्षा को आज स्थानीय व्यापारी झेल रहा है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया। अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सबमिट है तो हमें भी तो आप लेकर के चलें उस प्लेटफॉर्म पे। एक शिकायत है CL यादव साहब, ये बहुत सारे जो इंडस्ट्री से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनकी शिकायत है कि बड़े व्यापारियों की ओर तो ध्यान है लेकिन यहाँ पे भी सब यूनिट्स होती हैं, MSME की जो सिस्टर यूनिट्स जो होती हैं, छोटे कंपोनेंट्स जो जहाँ से तैयार होते हैं वो भी हैं। आज जिसे जॉब वर्क के रूप में लेते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री बनती है, क्योंकि अगर आप यहाँ बड़ी इंडस्ट्री लेके आए, कार बना रहे हैं या बाइक बना रहे हैं, तो छोटी जो चीजें हैं वो भी व्यापारी बनाता है, उसको हम MSME में मान के चलते हैं। एक कॉन्क्लेव भी आप उसमें करा रहे हैं, लेकिन शिकायत यह है व्यापारी की कि लोकल जो व्यापारी हैं उनको तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। ऐसा है? सब देखो, कोई भी योजना सक्सेस होती है तो उसकी आलोचना होती है, और जिस हिसाब से गुप्ता जी आलोचना कर रहे हैं, जिस हिसाब से गुप्ता जी आलोचना कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट समिट सक्सेस हो रही है। इस इन्वेस्टमेंट समिट में का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर है, जो भी इन्वेस्टर है वो चाहे लोकल है चाहे बाहर के इन्वेस्टर है, 4100 के करीब MOU LOI हुए, 4000 डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो 4000 डेलीगेट्स में इसका मतलब जो गुप्ता जी जो शिकायत कर रहे हैं तो वो विलिंगनेस नहीं थी इनकी पहले। आज जाकर के जब सक्सेस आई है, जब आज बिल्कुल पैक हो गई इन्वेस्टमेंट समिट के जो भी डेलीगेट्स थे, तब आज गुप्ता जी शिकायत कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो देखिए गुप्ता जी एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्रीज का है, फेडरेशन है, उससे जुड़े हुए उनका साफ ये कहना है कि ये पदाधिकारी हैं उसके, ये शिकायत नहीं कर रहे हैं, ये हुलाना दे रहे हैं आपको कि हुलाना मान रहे हैं चाहिए था। आज से पहले शिकायत आई कि पिछले 1.5 साल से इसकी तैयारी चल रही है। सर जब बारात में जाते हैं तो लोग देखते हैं कि दूल्हा घोड़ी पे बैठा है, अभी भी अगर कोई बुला ले तो भी हम तो बारात में चल पड़ेंगे। सर तो उसका इंतजार कीजिए, उसका इंतजार कीजिए, जब आप लास्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हो तो लास्ट मोमेंट का इंतजार क्या 7 तारीख का है यार, आज 6 तारीख को बता रहा है पदाधिकारी। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? फोन आता है कि साहब 6 बजे आपकी डिबेट बुलाओगे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? साहब के तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आपने इनको तो बुलाया होगा। सब जो भी जिन्होंने विलिंगनेस शो की उनको हमने इनविटेशन दिए हैं। और यदि आप लास्ट मोमेंट पे घोड़ी पे बैठने वाली बात कर रहे हो, दूल्हे की बारात में शामिल होने वाली बात क्या बात कर रहे हो? मतलब राजस्थान के इंडस्ट्रीज की तोहिन कर रही है कांग्रेस के प्रवक्ता, तोहिन कर रहे हैं राजस्थान के व्यापारी और इंडस्ट्रीज की तोहिन कर रहे हैं। बताओ घोड़ी पे बैठे, बताओ 7 तारीख को है, व्यक्ति अगर इंडस्ट्री से वो आज 6 तारीख से इंतजार कर रहा है तो वो आपको कहेगा नहीं बोलेगा। आज सरकार को सूचना देगा या नहीं देगा? सरकार को सूचना देने का उसका अधिकार है कि भैया 7 तारीख को है, मैं 6 तारीख को है, 6 तारीख तक मेरे पास सूचना नहीं है। भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप समझो इस चीज को। का इंतजार कीजिए, हमारे पास ऑप्शन है, अभी भी हमारे पास अभी भी ऑप्शन है, हमारे पास इन्विटेशन है, इसलिए इंतजार कीजिए। आप देखें, कोई भी पॉलिसी आप बनाते हैं, किसी को भी आप इन्वेस्टमेंट समिट में बुला रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट है, ओके, लेकिन क्या मैं एक्चुअल में कहीं भी मैं मानता हूं कि आज की तारीख में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। चलिए आपने शायद फिर कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं किए, गलत कह रहे हैं आप। 40 सबसे बड़ा व्यापार संगठन है, 1.5 साल से क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? सर सबसे पुराना व्यापारिक संगठन क्वेश्चन मार्क करना बहुत इजी है। जब लास्ट मोमेंट पे हमारी इन्वेस्टमेंट जब भी हर कोई प्रोग्राम होता है तो 40 का भाजपा के प्रवक्ता बनकर के कमेंट्स कर रहे थे सर। नहीं, मैं आज भी यही कहना चाहूंगा, आप यदि व्यापारी है, उद्यमी है, तो उद्यमी के हिसाब से क्रिटिसाइज कीजिए पॉलिसीज की। बिल्कुल आप किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर के नहीं, मैं उस तरह से बात ही नहीं कर रहा, मैं ना बीजेपी ना परसों भी आपका स्टेटमेंट यही था, आज भी स्टेटमेंट यही है। मैं सीधा ये कहना चाहूंगा, आज की तारीख में क्या आप स्थानीय व्यापारी या स्थानीय इंडस्ट्री को बुला रहे हैं? जरूरत ही नहीं है, कभी भी कोई चीज होती है तो हमें बुलाया जाता है। हमें हमारा प्रतिनिधित्व 100% होता है। आज अगर गवर्नमेंट हमारा प्रतिनिधित्व नहीं ले रही है किसी भी रूप में, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक मैं मानूंगा कि ये गलत वो है, गलत साइन जा रहा है।
मैं उस गलत साइन के लिए आपको चेता रहा हूं। दूसरा, आप किसी भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सबमिट आप करा रहे हैं, बहुत सारे 50% आप सीएम साहब खुद ही कह रहे थे कि अगर हम 50% भी अगर इसके अंदर हम मैच्योर कर लेते तो बहुत बड़ी बात। तो आप माने कि क्या आपकी पॉलिसीज, मैं सुरेश गर्ग जी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं बीजेपी का साथ नहीं दे रहा हूं, आप मान के चलें क्या आज की तारीख में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान के अंदर सबसे समृद्ध जिसको कहना चाहिए मिनरल्स, लेकिन आज भी राजस्थान बहुत सारी इंडस्ट्रीज को तरस रहा है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे दो, केवल पॉलिसी लाने के बाद उसके एग्जीक्यूशन पे आपका कोई काम ही नहीं हुआ। सरकार का ये कहना है कि अब की बार हम ये नहीं कर रहे कि यहाँ पे समिट के अंदर आप कुछ करें, समिट के हम कर ही नहीं रहे। समिट से पहले ही लोगों से LOI और MOU हो चुके हैं, ठीक है, और धरातल पे उतर रहे हैं, जिनके हम शिलान्यास ये बता रहे हैं वो 51 प्रोजेक्ट के करीब 1.5 लाख करोड़ के, जिसमें हम सीधा उद्घाटन या उनका शिलान्यास करेंगे, यानी कि वो तो धरातल पे उतर ही रहे हैं। ये सरकार का दावा है। अगर 1.5 लाख करोड़ के ये भी होते हैं और उसके अलावा जो बता रहे हैं मुख्यमंत्री, इनका मानना है कि 40% से ज्यादा मैच्योर होंगे। मैं आपकी बात और ऐड ऑन कर दूं जी। 2019 के बाद में कोरोना के बावजूद युवाड़ी में 200 यूनिट्स ने अपना वर्किंग स्टार्ट कर दी है। 51 प्रोजेक्ट 7 और 8 तारीख को उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है। आपके पास 520 आपके प्रोजेक्ट्स का मैंने बताया। अभी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की समिट थी, मीटिंग थी चीफ सेक्रेटरी CM साहब के साथ, उसमें 1,32,000 करोड़ के जो कस्टमाइज पैकेजेस थे इंडस्ट्री के 32 प्रोजेक्ट्स के, उसके लिए अप्रूवल हुई है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम धरातल पे ला रहे हैं। आपके सामने पिछले 4 साल से डेवलपमेंट वो पहचान। और एक बार गर्ग साहब, क्योंकि गर्ग साहब की आपकी ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त है। हाँ, हाँ जी, अब मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं साहब 2018 से हमारी सरकार आई है, 2018 से राजस्थान में निरंतर विकास कर रहे हैं। अब मैं इनके 3-4 उदाहरण दे देता हूँ। 2018 के अंदर पहले बजट के अंदर इन्होंने घोषणा की थी, 2018 में तो बजट आपका आया, 2019 में 2019 पहले बजट में जो इन्होंने घोषणा की थी, पहले दिसंबर में तो सरकार ने शपथ ली है। पहली जो इनकी पूर्णकालिक बजट, पहला पूर्णकालिक बजट जो आया था, उसमें जो भी आया हो तो सुनो तो सही। तो 2019 या 2020 में गहलोत जी ने जो पूर्णकालिक बजट दिया था, उसमें एक घोषणा की थी कि MSME उद्योग अगर बैंकों से लोन लेते हैं तो लोन डॉक्यूमेंट्स पे सिर्फ 100 रुपए का स्टाम्प लगेगा। मुझे आज CL यादव जी यहां बता दें कि कौन सा बैंक 100 रुपए के स्टाम्प पे लोन डॉक्यूमेंट्स कर रहा है। वही 0.25%, 0.28% ले रहा है। आज 3 साल हो गए, आप उसको 3रा या 4था साल जो भी बजट हो गया, लेकिन आज तक उस पर चीज नहीं हुई है। ये रिप्स की बात करते हैं, रिप्स बिल्कुल अच्छी, लेकिन रिप्स के अंदर क्या कर रखा है, 250 करोड़ रुपए का बजट में प्रोविजन है, मात्र 250 करोड़ रुपए का। 2,500 करोड़ की एप्लीकेशन आई है। किस किस को दोगे? जो रिश्वत देगा उसको दोगे क्या आप 2,500 करोड़ में से? आपको प्रोविजन करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे रिप्स की भैया 250 प्रोविजन आपने 250 करोड़ में रिश्वत लेके काम करती है, इसका क्यों आपकी करती है? आए दिन घोटाले हो रहे हैं। अरे भाई ट्रेप हो रहे हैं, ट्रेप हो रहे नहीं हो रहे? आपके यहाँ पे अधिकारी ट्रेप हो रहे हैं नहीं हो रहे? बाद में छूटते हैं नहीं छोड़ते? आए दिन अखबार के अंदर आ रहे ट्रेप हो रहे नहीं हो रहे? तो आप मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इन्होंने सब्सिडी की बात की। इलेक्ट्रिक व्हीकल काय का टोल रहे, काय का भैया, काय का टोल रहे? आए दिन तो कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए क्या आपने कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए कि राजस्थान की कौन आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए? जब आप कह रहे हो ना आपने इतने कर दिए, भैया जो 1 लाख की बात कर रहे हो ना, 10,44,000 करोड़ में से मात्र 10% है। हमने तो 25% का लिया है, लेकिन आप 10% भी लिया हो ना तो भी बहुत बड़ी बात है। आप भैया तो फिर निकालो ना उनको। अगर भ्रष्टाचारी हमारे सरकार के टाइम पे भ्रष्टाचारी थे तो उनको निकालना चाहिए, भ्रष्टाचारी निकालना चाहिए। यानी कि आपके पास भ्रष्टाचार थे क्या? 70 साल से आपने क्या किया? 70 साल से लूटा है देश को लूटा भाई। अरे लूटा देश को, लूटा आपने। आज जो लूटा है ना आपने, तभी तो जनता ने। चलो एक चीज बताओ, चलो अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया तो जनता हमारे साथ समर्थन क्यों देती है? आज आपकी जमानतें जब्त हो रही है, आपकी जमानतें जब्त हो रही है। आपको पता है ना, आपको पता है ना जमानतें जब्त हो रही है। ये तो है ना, जमानतें जब्त हो रही है। आज आप यहाँ बैठो, 10 मिनट बाद में पता नहीं चलता है दूसरी पार्टी में शामिल हो जाओगे आप। ये तो जमानत जब्त हो रही है आपकी। सुनिए, एक सवाल है सर, एक सवाल है। आप ये क्यों भूल जाते हैं बार बार कि 70 साल 75 साल देश की आजादी को,
उसमें अब चलिए अटल जी को तो आप याद नहीं करते हैं, मोदी जी को तो 7 साल काउंट करेंगे। बिल्कुल 55 साल के अंदर, हाँ मैं कह रहा हूँ 55 साल में साहब इन्होंने तो 20 कितने घोटाले कर किए, दीजिए इनके। कितने घोटाले किए, इनको जनता ने परिणाम दे दिया ना। अभी यूपी के अंदर इलेक्शन हुए, जमानतें जब्त हो रही है, पंजाब में आपके साथ चले गए, आए दिन इनके दुकानें बंद होती जा रही है, आए दिन दुकानें बंद होती जा रही है। मुद्दे पे लौट, अपन मुद्दे पे लौट, अपन मुद्दे पे लौट। सरकार, अरे भाई जमानत तो दिलाओ ना, जो आपके नेता जमानत पे है, आपके जमानत पे है, आपके नेता जमानत पे है ना 5,000 घोटाले पे, 5,000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे है ना 5,000, आपकी औकात तो जमानत दी है। हाँ हमारी औकात है, डालेंगे जेल में डालेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है, जेल में डालेंगे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जमानत नहीं हो रही, वो मलिक नवाब मलिक बैठा हुआ जेल के अंदर, जमानत नहीं हो रही, जमानत नहीं हो रही। ये भ्रष्टाचार जो तुम्हारा जो एक एक भ्रष्टाचार को बाहर निकालेंगे हम, भ्रष्टाचार को एक एक बाहर निकालेंगे आपका भ्रष्टाचार को। आप मुझे बताइए कि ये डिबेट हमारी लिपस्टिक वाली सरकार को सब जानती है। सर सुनिए, लिपस्टिक पता ही नहीं है मुख्यमंत्री कौन होगा 7 तारीख को, हो सकता है रात को ही रिजाइन हो जाए आपके। तो 4 साल हो गए। हाँ 4 साल क्या बता दो, झगड़े हो रहे तुम्हारे। अपना जो एजेंडा, यादव साहब एजेंडा मुझे लगता है कि आप दोनों क्राइम पे बात कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हैं। लोग देख के अगर कोई होटल में ठहरा हुआ देख रहा है भगा उड़ जाएगा। वो बोखलाहट तो तुम्हारी है, हमारी क्या बेखलाहट है। हम तो चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन आए नहीं धरातल पे, तो क्या करें, हमको तो बताना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा कैसे झूठ बोल रहे हैं। एक बात के लिए चलिए बात इनविटेशन की या फिर उसको हम भूल जाते हैं, बाकी जो बातें कही जा रही हैं क्या अलग हटके है कुछ? देखिए चर्चा मूल एजेंडे पे भी आप लोग करते ही होंगे कि हाँ इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का जो फेडरेशन है वो भी फेडरेशन भी ये जो देखता है कि अगर कोई यूनिट्स आती हैं तो बेनिफिट सबको व्यापारी को होगा। तो इस बार मैं थोड़ा सा वो मान के जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में अलग हटके है जो मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं? देखिए जैसा सुनने में आ रहा है और जैसा आप बता रहे हो, ये फैक्ट है कि भाई एक्चुअल में पूरा एमओयू के बाद इंडस्ट्रीज फाइनल स्टेज पे आकर के शिलान्यास तक अगर मामला पहुंचा हुआ है, ये बात फैक्ट है। क्योंकि 52 प्रोजेक्ट्स के इन्होंने 51 प्रोजेक्ट्स मान लिया कि ठीक है आप 2 दिन में शिलान्यास ही कर रहे हैं, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन क्या उसके बाद भी विलिंगनेस व्यापारी की होगी क्या काम करने की? क्योंकि एक्चुअल में ये फैक्ट है, सिंगल विंडो सिस्टम मोस्ट फेल सिस्टम है, ये फैक्ट है। व्यापारी आज भी, अच्छा एक चीज और आप देखें, महिला उद्यमी आज भी कई स्कीम्स और पॉलिसीज के लिए तरस रहा है। हमारे यहाँ पे महिला विंग बनी हुई है, खूब मांगे उठाई गई, बहुत सारी चीजें आज भी गायब हैं। सेकंड स्टेज पे मैं बात करूं, अब आप एमओयू और इन सब की बात करके चलो शिलान्यास भी आपने कर दिया, सिंगल विंडो सिस्टम की बात, आप सारा सब कुछ शुरू करने के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दे पाएंगे? क्या मैं सफलता तब मानूंगा कि एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री शुरू होने के बाद 6 महीने चल जाए, 6 महीने क्या मैं 1 महीने भी चल जाए तो उसके बाद मैं मानूंगा कि चीजें चलना शुरू हुई। क्योंकि आज से पहले भी मैं मान रहा हूँ, मैं देखिए मैं व्यापारी की तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि आज तक जितना भी पिछले 4 साल में देखा गया, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन 4 साल में जो प्रोग्रेस देखिए, आप पॉलिसी लेकर के आए, लेकिन क्या उस पॉलिसी की बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने उस हिसाब से तैयार किया? क्या आप कहते हैं हम फूड पार्क बनाएंगे, आप कहते हैं हम ये बनाएंगे, ये वो बनाएंगे, सब कुछ है, आपने पॉलिसी में सब कुछ लिखा, लेकिन उसके हिसाब से पर्टिकुलर अलग अलग एरियाज को चिन्हित करके आपने उनको डेवलपमेंट या विकास के लिए बजट एलोकेट करके उस पर काम भी करवाया? क्या हमारे पास केवल वही फिर कोरोना का बहाना कि साहब 2 साल कोरोना में चले, हमने तो कभी नहीं किया। 1 साल और 1 साल आज भी है, 1 साल अब भी है। मैं सर देखिए, मैं केवल व्यापारी के उससे कह रहा हूँ, मैं बीजेपी पंकज जी आप साथ नहीं हूँ, मैं करता हूँ, क्योंकि आज भी व्यापारी त्रस्त है, इस सिंगल विंडो सिस्टम से व्यापारी त्रस्त है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से ही वापस चला गया, और आज भी बनने के बाद भी क्या स्थिति होगी, कितने यूनिट चल पाएंगे? एक सवाल हो रहा मेरा, मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं अक्सर पूछता हूँ व्यापारियों से सवाल। देखिए मेरा अपना मानना है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, सरकार के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री हो चाहे मिनिस्टर हो, वो कोशिश करते हैं कि अपने टाइम पे, क्योंकि उनको तो 5 साल बाद में परीक्षा में जाना है, बिल्कुल बेस्ट, हर गवर्नमेंट अपनी ओर से जो बेस्ट कर सकती है वो करने की कोशिश करती है। ब्यूरोक्रेसी हमारे एक स्थायी तंत्र है जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, उसके हाथ में बहुत कुछ रोल होता है, वो सरकार को फेल कर दे, पास कर दे। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि कुछ पिछले कई सालों से आप भी जुड़े हुए हैं फेडरेशन से, अशोक गहलोत साहब, देन वसुंधरा जी, फिर अशोक गहलोत साहब, इसमें कुछ अंतर महसूस हो रहा है? क्योंकि समिट दोनों ने करवाए हैं कि हाँ उस गवर्नमेंट के वक्त तो ये सब चीजें थी और वर्तमान सरकार में नहीं, या वर्तमान सरकार में पिछले सरकार में ये सब एकदम
जो खाता देखने को मिलता है सिंगल विंडो क्लियरेंस का और ये सारा एक जैसा ही है? क्यों, नाम तो बहुत सुंदर है कि सिंगल विंडो, पर लोग कहते हैं कि हर्डल विंडो है। तो देखिए, मैं तुलना नहीं करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि जो हमारी कार्यपालिका है, जिसको हम पूरा एक आईएएस लॉबी स्थायी तंत्र कह सकते हैं, स्थायी तंत्र है, क्योंकि वही रेगुलर है। तो एक्चुअल में हर्डल्स कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में लास्ट पे एंड पॉइंट पे वही है। लेकिन फिर भी ऊपर जो पॉलिसी, देखिए विभाग अध्यक्ष तो फिर कहीं ना कहीं मंत्री ही है, उसके अंडर में सारी चीजें हैं, बड़ी चीजें सभी उसके हाथों से निकलेंगी। तो पूरे स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चराइज करना और पूरा कंट्रोल करना तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री के हाथ में ही होता है। तो अब बात वही आती है कि हम जो विभागाध्यक्ष है वो किस तरह से सारी चीजों को स्मूथ लाइन करके बेस्ट काम करा पाता है। अब दोनों सरकारों में मैं तुलना के रूप में तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं व्यापारी पक्ष से हूं, तो मुझे वो तुलना करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी 100% दोनों सरकारों में ही हर्डल्स रहे, आज भी हैं। पर व्यापारी के रूप में मैं आज यही कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि वो हर्डल्स ना हो तो व्यापारी काम कर सके। मेरा चाहे कांग्रेस के तरफ से सर आए हैं उनसे, चाहे बीजेपी की तरफ से गर्ग साहब हैं, आगे भी भविष्य में व्यापारी बेस्ट कर सके। मेरा भी ये आप सही कह रहे हैं पंकज जी। देखिए, व्यापारी अगर कोई बात कर रहा है तो उसको सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि वास्तव में, देखिए सरकारों की नीयत पे किसी को भी कोई संदेह नहीं होता है। ना गर्ग साहब आप इसे अदरवाइज लें, ना यादव साहब आप लोग बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। आप अपने सुनिए, आप अपने व्यापारी को डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि आज एम्प्लॉयर के रूप में व्यापारी है। सरकारों के पास में कहीं पे भी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत कम है, सीमित संसाधन है। कुछ जब वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं तो वहां एक सिग्नेचर कर देते हैं कि हम इतनी पोस्ट कम कर देंगे। ये है, सब सरकारों के सामने है। लेकिन प्राइवेट जो सेक्टर, अगर उसको भी आप पन पाएंगे, डेवलप करेंगे, तो ही तो एम्प्लॉयर के रूप में बनेंगे वो। और ये बात गंभीरता से ली जानी चाहिए। और हर सरकार बजट से पहले चर्चा करती है, जिसे हम प्री टॉक्स ऑन बजट कहते हैं, लेकिन उसे फिर वो धरातली चीज नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है तमाम एक्सरसाइज बेकार चली जाती है। मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, समिट है और समिट में अगर वास्तव में समिट के जरिए पैसा आता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रदेश के लिए अच्छी बात होगी, देश के लिए बात अच्छी होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ बढ़ेगी और एक मैसेज जाएगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं, और अगर वास्तव में व्यापारी की कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसे जरूर सुनना चाहिए। ये केवल नहीं आंख मूंद के जो ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं वही बात सारी सब कुछ सच हो। ठीक है, पॉलिसी मेकर हैं, बना रहे हैं, लेकिन उससे स्मूथ कैसे किया जा रहा है? आप अनाउंसमेंट और उसके बीच का जो गैप है, इम्प्लीमेंटेशन और आपका अनाउंसमेंट, उसके बीच का जो गैप है, उसे खत्म करने की जरूरत है। और विचार किया जाना चाहिए कि व्यापारी ऐसा क्यों कह रहा है। क्योंकि व्यापारी को केवल बस उसकी नीयत पर शक करके कह देना नहीं ये पैसे बचाना चाहता है, तो पैसे बचा करके कोई नीरव मोदी बन के बाहर तो जाएगा नहीं वो। उसे राहत तो दीजिए कहीं पे। चलिए, मैं माफी चाहूंगा और यहीं पे हम रोकना चाहेंगे खास खबर को। बहुत बहुत शुक्रिया।